अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत ईद मुबारक हमारे तमाम देखने वालों को। और आज का ईद शो और पीएनएन की ये ट्रांसमिशन आपके लिए लेके आई एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम विद द स्पेशल पीपल ऑफ पाकिस्तान। स्पेशल से मुराद ये है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 22-23 करोड़ अवाम में से अपना नाम बनाया, पाकिस्तान का नाम बनाया, और आज जहां वो जाते हैं वो पाकिस्तान का फ्लैग लेके जाते हैं। पाकिस्तान की पहचान है। अब से नहीं, कब से। हमारे साथ इस वक्त दो जनरेशन्स बैठी हुई हैं, स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स, और पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करने वाले, पाकिस्तान का नाम बनाने वाले हमारे साथ आज शख्सियत मौजूद हैं। हमने ईद जो है वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि ईद के ऊपर पीएनएन की कोशिश रहती है हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग हमारे साथ हमारी ईद की खुशियाँ बांटें, आपके साथ आपकी ईद की खुशियाँ बांटें। सो आई वेरी प्लीज टू अनाउंस कि आज हमारे साथ जो शख्सियात हैं उन्होंने ऑनर किया है हमारे शो को। सबसे पहले कि जिनकी हॉकी की शॉट्स देख के हमने देखा कि अच्छा यार, एक रोमांस होता है इस स्पोर्ट्स के साथ, और उसको बनाने वाले, उस रोमांस को डेवलप करने वाले उन चंद नामों में से एक सबसे बड़ा नाम जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है, शहबाज सीनियर साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और लगता है कि शहबाज सीनियर साहब ने जो है वो आज पहली दफ़ा जो है वो अपनी डाइट तोड़ के जो है वो अच्छा खासा गोश्त खाया हुआ है, बिकॉज लग रहा है कि उनका पेट भरा हुआ है। जवाब साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं सर? सर, अभी हमने बहुत सी चिट चैट करनी है आपसे और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आज का हमारा ईद शो जो है लोग जानेंगे द अदर साइड ऑफ शहबाज सीनियर, सो विल गेट टू नो इट। अच्छा जनाब, तीसरी शख्सियत जो हमारे साथ शहबाज साहब के साथ ही बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि अपने पास पड़ी हुई चीज़ को बहुत दूर फेंक देते हैं वो ये उनके पास एक महारत है। भला कैसे? आपने देखा होगा कि जिस तरह से अरशद नदीम साहब ने वो जो नेज़ा होता है उसको जैवलिन कहते हैं, जैवलिन थ्रो कहते हैं उसको, वो नेज़ा जिस तरह से उन्होंने फेंका, वो पता नहीं किस किस का दिल चीरता हुआ, किस किस की अना को चीरता हुआ पार करते हुए अपने गोल तक पहुंचा। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नंबर 1 एथलीट अरशद नदीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया अरशद भाई आपके वक्त का कि आपने वो होता है ना, ईद में बंदा मसरूफ होता है अपनों में, बट उसके बावजूद आपने टाइम निकाला। बहुत मज़ा आया और अभी और मज़ा आएगा। अच्छा जनाब, हमारे साथ तीसरी जो शख्सियत है, मैं खुद भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और माशाल्लाह से खूबसूरत शक्ल और उतना ही खूबसूरत इनका काम है। हमारे बट साहब, मैं अगर आप माइंड ना करें, मैं डॉलर चेक कराते हैं जी 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 और वाह माशाल्लाह, ऐसे डॉलर होने चाहिए बंदे के। द वन एंड ओनली नू भट्ट साहब। सर, थैंक यू सो मच भट्ट साहब कि आपने टाइम निकाला। और मुझे अंदाज़ा है कि ईद के दिन मसरूफियत तो होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और मैनू ये नहीं पता तो खान नू मसरूफियत सी लेकिन जो भी मसरूफियत जैसी भी थी, इंशाल्लाह उसको आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जनाब, अब हम कोशिश करेंगे, मुझे पलंदा ये दिया गया बहुत ज़्यादा बड़े मज़े के, बड़े ही इंटरेस्टिंग सवालात हैं जो कि हमने आज पूछने हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिवायती सा सवाल पूछ लेते हैं ईद के हवाले से। शहबाज भाई, ईद करते क्या है? मतलब खासतौर पर जो कुर्बानी वाली ईद होती है, अच्छा इसमें ज़रा ये होता है, छोटी ईद की निस्बत इसमें थोड़ी फेस्टिविटी मुझे लगता है ज़्यादा होती है, बिकॉज जानवर ढूंढना, उससे पहले वाली फेस्टिविटी जानवर ढूंढो जी, उसके बाद उसके रेट्स निगोशिएट करना, फिर जानवर लेके आना, आपकी क्या रूटीन होती है? अब सबसे पहले तो मेरी तरफ से पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को, जो बाहर हैं पाकिस्तानी, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला उनको खुश खुर्रम और सेहत से रखे। जहाँ तक ये कुर्बानी के जानवर की बात है तो मैं आपकी बात से बड़ा मुत्तफिक हूँ। मेरी हमेशा कोशिश यही रही है कि मैं ईद से चंद दिन पहले या चंद वीक पहले ये शॉपिंग कर लूँ। एक तो थोड़ी गुड फीलिंग्स आती हैं, थोड़ा बंदा वो जो जानवर होता है उसको फीड करता है, क्योंकि उसी जानवर को आपने अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक वो चूंकि जब एफिलिएशन हो जाती है ना उसके साथ, बच्चों की भी हो जाती है, फिर जब आप कुर्बानी के लिए लेके जा रहे होते हैं तो आपको महसूस होता है कि हाँ, आप कुछ ऐसी चीज़ जो कि तरह थोड़ी दिल के करीब आ गई थी, अब मैं कुर्बान करने जा रहा हूँ उसको, तो इसलिए वो अच्छा लगता है थोड़ा। और फिर आपको पता है, एक दिन पहले, 2 दिन पहले बार्गेनिंग, वो थोड़ी मेरी तबीयत के भी अगेंस्ट है। अच्छा, बार्गेनिंग नहीं करते? मैं इस तरह की डीलें शीलें जरा करनी मुझे मुश्किल लगती है। अच्छा, भाभी तो फिर मतलब वो पछताती होंगी कि यार इनको तो साथ भी नहीं लेके जाना शॉपिंग के लिए। आप नहीं जाते होंगे ना शॉपिंग? नहीं, मैं फिक्स प्राइस शॉप पे जाता हूँ यार, मतलब वाह, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, वैसे आई एम नॉट बीइंग यहाँ पे कहते हैं ना सेक्सिस्ट, नॉट बीइंग सेक्सिस्ट हियर, बट मर्द हजरात में फिर भी थोड़ी सी ये
ये वाली स्ट्रीक कम होती है जी। जहाँ पे वो बार्गेनिंग करें। कुछ लोग होते हैं, आप करते हैं बार्गेनिंग करते हैं? नहीं, मुश्किल होती है जी। नहीं होती क्योंकि ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और ईद वाले दिन भी जो है ना हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। नहीं, आप ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, ट्रेनिंग करने जाना है आपने इसके बाद? नहीं, ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ। अरे यार, ये कौन सी, मुझे बताएं, ये किस चीज को आपने ट्रेनिंग का नाम दिया हुआ है जो आप घर कह के जाते हैं मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ? ये मेरा दिल नहीं मानता, ये नहीं हो सकता, ट्रेनिंग नहीं हो सकती ईद वाले दिन। नहीं, ट्रेनिंग तो होती है। सबसे पहले तो मैं अपना अहले इस्लाम को ईद मुबारक मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा। अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि अपना कंट्रीज़ के लिए अगर कुछ करना है ना तो आपको ट्रेनिंग ज़रूरी है, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छा, जिसको अवॉइड करना पड़ता है। हाँ, तो ईद वाले दिन जो है वो ट्रेनिंग भी लाजमी है। अच्छा, और अवॉइड करना भी लाजमी है जी। अच्छा, नमकीन भुना हुआ गोश्त हो अगर अर्शद नदीम के सामने रख दिया जाए तो क्या मतलब अर्शद नदीम अवॉइड कर जाएंगे इसको? नहीं, अवॉइड इतना भी नहीं देख ऐसे रहे मुझे जैसे खबरदार खाने में जो है खाने में ऐसा है कि जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है तो मैं तो उसी लिहाज से अपना जो है ना वो खाना खाता हूँ। अच्छा, वो ज़्यादा भी खा लें तो फिर आपको पता है कि ट्रेनिंग नहीं होती, हाँ, तो फिर उसी हिसाब से वो डाइट लेनी पड़ती है। लोग कहेंगे ये हमारे नेशनल हीरो को खराब कर रहा है बंदा, लेकिन मैं कहूंगा यार एक दिन चीट डे, कोई ईद वाले दिन तो बंदा कहता है अच्छा यार ले आओ शीर खुरमा, कोई गल नहीं, आज ले आओ, आज कुन्ना खावांगे, रान ले आओ आज, तो इतना तो बनता ही है ना। हाँ जी बिल्कुल। ईद वाले दिन वो कहते हैं कि जब ईद की कुर्बानी होती है तो कुर्बानी का गोश्त वैसे भी जो है ना वो ज़्यादा खाया जाता है, तो जब बंदा ज़्यादा खा लेता है तो फिर जो है ना वो यानी आप अपने एहसासात भी कुर्बान कर देते हैं, अपने जज्बात भी कुर्बान कर देते हैं नहीं, इतना भी ओवर, इतने भी जो है ना वो फास्ट में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि बहुत सारे आगे कंपटीशन होते हैं, तो अगर आप ज़्यादा भी खा लें तो आपका पेट भी खराब हो सकता है। अगर पेट खराब होता है तो मेरे ख्याल में फिर देखिए ना, ये अब बड़ा असर होता है। आपने अपने नेशनल प्राइड के लिए ये एक सैक्रिफाइस है जो आप दे रहे हैं, आपने दे रहे हैं, शहबाज साहब ने दिया, पता नहीं भट्ट साहब देते हैं कि नहीं देते, मैं उनसे पूछूंगा क्योंकि कभी कभी होता है कुछ गेम्स ऐसी होती हैं वेयर यू हैव टू कीप अ सर्टेन वेट, तो उसके लिए खाना भी जरूरी होता है। तो मेरा ख्याल है शायद जो उन्होंने कैटेगरी चूज की है भट्ट साहब ने, वो बहुत लकी है कि उन्होंने ये वाली उन्होंने खाने की वजह से ही ये गेम चूज किया, अरे वो वाह, अपना शौक पूरा कर सके। वाह वाह वाह, हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो बट है, तो फिर बट होने तो फिर खाना है तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। भट्ट साहब कैसे आप? ईद मुबारक आपको, बहुत खैर बहुत मुबारक आपको, ईद मुबारक। ईद कैसी गुजरी आपकी? अच्छी गुजरी। अच्छा जी जी। माशाल्लाह से ये आपको अल्लाह ताला ने खूबसूरती भी दी है, सेहत भी दी है, ताकत भी दी है, तो बैल तो खुद ही गिरा लेते होंगे आप जी बिल्कुल, जो इस बार लिया मुझे लग रहा है उसको मैं खुद ही मतलब डालूंगा इस बार। अच्छा, नहीं तो वो अच्छा, आप दिल नहीं करता पहले बैल के साथ पहले तरह कुश्ती की जाए? हाँ जी, मैंने जिस दिन लिया है मैं उसको अगले दिन ही सुबह घुमाने के लिए ले गया हूँ। अच्छा, तो वो भी जोर से मारा था, मैं भी उसके साथ जोर से मारा। दिस इज गुड, दिस इज गुड। जीता कौन? मैं ही, क्योंकि मैं उसे खींच के ले गया था। दिस इज गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर ईद का दिन कैसे गुजरता है? देखें, हमारी जो पूरे साल की जो रूटीन है हम उसी पे रहते हैं। ईद वाले दिन भी हम ईद की नमाज से पहले ही मतलब ट्रेनिंग वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि वाले साहब को ये कहना है कि अगर आप कोई सोना भी खा लो तो वो मिट्टी है, अगर आप कोई मुशक्कत नहीं करते हैं, कोई मेहनत नहीं करते तो ट्रेनिंग डे में कोई ऑफ नहीं है? नहीं, इवन के जो वीकली भी होता है उसमें भी वो छुट्टी वगैरह जो होती है जुम्मे वाले दिन की, कभी कभी वो भी शाम को कहते थे जुम्मे के बाद चलो आ जाओ ट्रेनिंग कर ले, अगर ज़्यादा अगर फ्री बैठे हो, फ्री टाइम है, मतलब क्यों टाइम ज़ाया करना, आ जाओ ट्रेनिंग कर लो। तो ईद वाले दिन भी मतलब जब नमाज से पहले उठा लेते हैं। अच्छा। तो फिर ट्रेनिंग वगैरह करके फिर उसके बाद जो है फिर कुर्बानी की तरफ आते हैं, खाने की तरफ आते हैं। खाने की तरफ आते हैं? हाँ जी, जी। दिल जी भर के आते हैं ना, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद फिर वो खाने का फायदा भी आपको। अच्छा, क्योंकि एटलीस्ट आपने इतनी मुशक्कत कर ली होती है, इतनी ट्रेनिंग कर ली होती है कि आपको भूख भी जो लग रही होती है, और ईद का गोश्त भी कुछ जायकेदार कुछ ऐसा होता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी, तो वो फिर आप जो खाते हैं वो आपको फिर लगता भी है। अच्छा, ये वैसे एक बात बड़ी भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी की है शहबाज भाई, ये होता है ना कि एक तो वैसे आप गोश्त खाते रहें, पूरा साल लोग खाते ही रहते हैं, अब अल्लाह ताला जो नहीं अफोर्ड कर सकते अल्लाह ताला उनको जो है वो भी दे, मैं दुआ करूंगा, लेकिन ईद के गोश्त का एक अलग टेस्ट होता है, इसकी क्या वजह है? उसमें हमारी वो जो फीलिंग स्पिरिचुअल कह लें, क्योंकि अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ हुआ, अल्लाह की रज़ा के लिए हम कर रहे और खा रहे होते हैं, रिश्तेदारों में दोस्तों में बांट रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है फीलिंग्स बहुत डिफरेंट होती है ना। जी, बट सब अपनी मर्जी की जाते साथ ऑर्डर मिलता है कि ये डिश बननी चाहिए आज? नहीं, ये ऑर्डर नहीं चलता हमारा, और डाइट वगैरह जो भी मतलब सिलेक्ट करते हैं वो फादर ही करते हैं,
उन्हीं के मतलब हिसाब से, मतलब अगर ईद वाले दिन भी खाना पकेगा तो वो वेट लिफ्टिंग के हिसाब से पकेगा और उस हिसाब से ही खाया जाएगा कि इतना खाना। अच्छा, आपके फादर ही आपको, आई थिंक आपके मेंटोर वही हैं, वही आपके ट्रेनर हैं? मेरे कोच भी वही हैं, मसाजर भी वही हैं, फिजियोथेरेपी भी वही, सब वही। अच्छा, आपके फादर इससे पहले पहलवानी करते थे या? नहीं, वो खुद भी वेट लिफ्टिंग करते रहे, तकरीबन 17 बार नेशनल चैंपियन हो चुके हैं। माशाल्लाह। एशियन मेडलिस्ट भी हैं, साउथ एशियन मेडलिस्ट भी हैं। अच्छा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर घर में ही एक होता है फादर फिगर होना और एक होता है एक्चुअल फादर जो कि खुद इस लेवल पे रह चुके हैं, तो फिर वो एक घर के अंदर एक कंपटीशन भी होता है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन ऑलरेडी हुआ होता है। बिल्कुल, एक हमारे था कि जो फादर हैं, जब हम छोटे थे तो वो कहते थे, मतलब मैं 16 साल की उम्र में नेशनल चैंपियन हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 16 साल की उम्र में नेशनल चैंपियन हो गया था, और जो मेरे से एक छोटा भाई है वो भी 16 साल की उम्र में ही नेशनल चैंपियन हो गया। जो 16 साल की बाकी उमरिया है ना, इसी में सारे रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं, ये बड़ी कमाल बात है। अच्छा, दिस इज एक्चुअली गुड। अच्छा, ये एक तो हमें ये बताया गया कि जनाब ये सवाल आपने लाजमी पूछने हैं। अब ये सवाल मैं पूछता बाकियों से, लेकिन ये स्पेसिफिकली पहला सवाल ही भट्ट साहब आपकी तरफ आया। जी। वो कहते हैं जनाब, नू भट्ट साहब से आपने सवाल करना है कि आपकी ईद का जोड़ा सीने में दर्जी को कितने महीने लग जाते हैं? नहीं, मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले दिया है, और कहते हैं बड़ा तेज दर्जी है, तुसी लंबे हैं भट्ट साहब। ये दर्जी तो तरसाते हैं लोगों को। नहीं, ये तो आपको किसने करना है? ऑब्वियसली आपको इनकार किसने करना है? वो भी पुराना वेट लिफ्टर ना हो। वो भी ये भी हो सकता है। लेकिन देखे ना, भट्ट साहब किसी के पास जाएं ऐसे और ऐसे जाके कहेंगे, ऐसे ही अपना हाथ रखें वहाँ पे उसकी टेबल पे दर्जी के, बेटा ये मुझे मिलना चाहिए 2 दिन के बाद, उस दर्जी की हिम्मत है वो मना करते, वो तो लेके आएगा। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि कभी ऐसा होता है कि माशाल्लाह से जिस तरह से आपकी बॉडी है, आपकी यानी फिट बॉडी है, मतलब तो डर गया हो देख के कि यार ऐसे मारेगा दरअसल ये भी वाला साहब की क्वालिटी है कि उन्होंने घर से बाहर निकलने नहीं दिया कभी। अच्छा। ना ही कभी लड़ाई का मौका, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो होता है वो लड़ाई वगैरह से दूर रहता है। मतलब अगर कोई कुछ कह भी दे तो अब्बाजी ने सिर्फ यही सिखाया कि इग्नोर करके आगे चल रहा है। अगर कोई गुरी भी डाल है, ठीक है डालने दो। हमारे गुजरात वाले में कुछ ऐसे है कि जो चांदगढ़ी वाला भी होगा वो भी गुरी डालेगा। अच्छा। तो अब बंदा हर चौक में लड़ने से अच्छा है कि बेहतर है कि खामोशी से चलता है। बट द बेस्ट थिंग मुझे जो अभी तक लगी है, शहबाज साहब उससे एग्री करेंगे, नदीम भाई भी, कि इनकी पूरी गुफ्तगू में इनके वालिद साहब का जिक्र है कि जो कर रहे हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसी फरमाबरदार, ऐसी प्यारी औलाद हर बाप को दे। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जैसे वो ऊँट का बच्चा जो है अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहा होता है, बट साहब आप उस तरह से फरमाबरदारी कर रहे हैं, तो जीत कामयाबी आपका मुकद्दर है। आपके पीछे दुआएं हैं आपके वालिद साहब। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अरशद भाई, सर आपके लिए भी सवाल जो है वो मुझे कहा गया है, अगर आपको पेशकश की जाए कि ईद के दिन जो तोहफा मांगेंगे वो मिलेगा, तो वो तोहफा क्या होगा? क्या मांगे? देना मैं कोई नहीं वैसे पूछ रहा हूँ क्या होगा? क्या होगा? हाँ, अगर आप कहते हैं कोई आज ईद का दिन है, कोई तोहफा मांग ले जी, तो क्या मांगेंगे आप? आपसे मांगोगे या किसी और से? या वैसे किसी से आप समझे कि यहाँ पे एक जिन जो है वो आया उसने कहा कि मांगे जी आपके मेक अ विश, तो वो क्या होगी? जी, अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि ईद पे जो है ना वो हम ट्रेनिंग नहीं छोड़ते, तो साहबदार मैं यही मांगूंगा कि मेरी जो अभी मैंने 90 मीटर थ्रो की है, मैं उनसे मांगूंगा यही जो थ्रो है वो 100 मीटर अगर हो जाए तो वर्ल्ड का जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अरे तो मैं तो यही मांगूंगा पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन। आप मैरिड हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, नहीं तो मैंने कहा अनमैरिड होते तो फिर कोई और ख्वाहिश होती है, या अल्लाह में क्या इसीलिए तो मैंने नेज़े की ख्वाहिश की है। इसीलिए मुझे कोई ऐसी वैसी कोई भी ख्वाहिश होती है ना इंसान के दिल में, और फिर मैंने कहा नहीं यार 90 मीटर किया था 100 मीटर कर दूंगा, ठीक है, बाकी ख्वाहिशें अल्लाह जाने। अच्छा चलें जी, मुझे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ये भी कहा है कि जर्नी भी पूछे, मैं जर्नी पे आऊंगा सर, बिकॉज हर स्पोर्ट्समैन के लाइफ में जो उसने अचीव किया होता है नाजरीन, उसके पीछे एक जर्नी होती है, वो बड़ी टफ जर्नी होती है। स्पेशली अगेन मैं आज ईद का दिन है, मैं मायूसी की बात तो नहीं करूंगा, बट जिस माहौल में अभी जो हमारे मुल्क का माहौल है, अल्लाह करे एक वक्त आए मैं लुकअप करता हूँ उन कंट्रीज़ को जहाँ पे अपने एथलीट्स को नेशनल हीरो की तरह वाकई ट्रीट किया जाता है, उन पे मूवीज़ बन रही होती हैं, उन पे मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है कि मुझे ऐसा लगा कि बड़े सगीर में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जो शख्स था वो मिल्खा था, बट वो चूंकि मैंने मूवी देख ली, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि अब्दुल खालिक वाज वे बेटर देन हिम। जी लेकिन जी एक ऐसी गुफ्तगू चल रही है जिसका मज़ा भी बहुत आ रहा है, सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है कि फोकस कैसे रहा जाता है। आपने फोकस रहना है PNN न्यूज़ पे, जाना कहीं नहीं, इस वक्फे के बाद चलते हैं।
वेलकम आफ्टर द ब्रेक। अपनी गुफ्तगू को वहीं से आगाज करेंगे जहां से सिलसिला टूटा था। अगर पाबंदी लगा दी जाए शहबाज भाई कि ईद के दिन आप या सिर्फ मीठा खा सकते हैं या नमकीन, तो आपकी चॉइस क्या होगी? मेरा ख्याल है मीठा। अच्छा, हाँ या वो जी। स्वीट टूथ? हाँ, इसलिए कि मैं वो खजूर से अवॉइड नहीं कर सकता किसी भी दिन। ये लास्ट मेरे भाई हैं ये मेरे बड़े भाई हैं, वाकई सेम है। मैं जिस दिन खजूर ना खाऊं मुझे लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया अपनी लाइफ अच्छा। में से। जी। तो अच्छा, खजूर को वो वाला मीठा नहीं समझेंगे हम। अब यहाँ पे जो है ना वो यूनानी दवाखाना नहीं खुलने जा रहा है, बाकी वक्त से ही बात कर रहा हूँ। हम खजूर को वो समझेंगे वो वाला मीठा होता है जो कि आपकी सेहत पे असर नहीं डालता। हम कहते हैं ना मीठा खा लिया, जी। शुगर रश हो गया या वो फैट्स में जाके ऐड हो जाएगा। खजूर वो काम नहीं करती। मैं उसके अलावा ये भी बात करूंगा ना, क्योंकि मैं डेली सीजनल फ्रूट्स जो हैं 2 3 अच्छा, 4 जरूर खाता हूँ, मैं उनको अवॉइड नहीं कर सकता। अच्छा, नमकीन में मैं इसलिए कंप्रोमाइज कर लूंगा कि मैं बहुत ज्यादा फूडी नहीं हूँ। अच्छा, मैं जब से मैंने हॉकी कैरियर खत्म किया है मेरी डाइट मेरा ख्याल है हाफ होगी। अच्छा, मुझे नहीं लगता कभी एक टाइम पर मैंने एक रोटी से भी ज्यादा रोटी खाई हो। और महीने में भी अगर मैंने गोश्त खाया होगा तो शायद 1 kg खा लूँ महीने में। अच्छा जी, मैं रेड मीट बहुत कम खाता हूँ। आई लव सी फूड। अच्छा, हाँ, वो दैट इज गुड। वो तो खैर सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, फिश, अच्छा। सब इस तरह। जी, तो कभी दावत देना इनकी अशामत से दस्तियां नहीं, मतलब क्या ही देता है कि अली भाई भट्ट साहब, चले भट्ट साहब को रहने दे, वो फिर हमारे इससे कभी नहीं बचेगा। इन्होंने साड़ी दावत करके आप पे ज्यादा खाया। बंदा क्या देता है कि हाँ भाई आज आप बताएं, आपको हम सी फूड खिलाएंगे। जी। लेकिन चले कोई नहीं, हम जबरदस्ती के मेहमान खुद ही बन जाएंगे शहबाज भाई के। भट्ट साहब, अगर पेशकश की जाए, कहना देखो मेरे यार प्लीज, अगर पेशकश की जाए कि आप ईद अपनी पसंदीदा शख्सियत के साथ मना सकते हैं, तो किसके साथ ईद मनाना पसंद करेंगे? एक शख्स को छोड़ के, मुझे पता है आपने किसका नाम लेना, उनको छोड़ के, इनके अलावा। हाँ। उनके बगैर तो ये नहीं हो सकता। नहीं, अल्लाह ताला उनका साया आपके सर पे तादीर सलामत रखे, वो है। उनके अलावा वो है आपके साथ, वो आप फर्ज कर लें वो हैं, और बिल्कुल हैं भी सही। चलो, वालिदा। आर यू मैरिड? नहीं। फिर ठीक जवाब फिर है। ठीक जवाब है। नहीं, फिर ठीक जवाब है। अच्छा, कहीं कहीं कोई बात भी नहीं चल रही? हो सकता है। हो सकता है। नहीं, ये बड़ी कि जिस एज के उम्र के हिस्से में वो हैं, माशाल्लाह कामयाब हैं, हसीन हैं। तो जैसे हमारे एक बहुत मशहूर एंकर हैं, वो कहते हैं प्रपोजल तो आते होंगे। जी जी। प्रपोजल्स आते हैं। सोहेल बुराई साहब। याद देखो, मैं बचना चाह रहा था, बट साहब फंसाता मैंने वो सीनियर ने। अच्छा, तो मतलब प्रपोजल आते हैं? जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन क्या कहते हैं अभी फोकस जो है वो ओलंपिक्स के ऊपर है, अरे माशाल्लाह। तो उसके बाद इंशाल्लाह। ये आप ही जवाब देते हैं, मेरा फोकस ओलंपिक्स के ऊपर है, तो आपको बंद करो भाई। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, वो नौबत ही नहीं आती। अब्बा जी मोबाइल ओए नहीं। अच्छा, प्रपोजल भी अब्बा जी तो हो गया मैंने यार। ये जो जितनी भी फैंस नू भट्ट साहब की देख रही है, वो याद रखें, आपने अगर फोन किया भट्ट साहब को, अगर किसी से बात हुई है तो वो ये नहीं थे, वो अब्बा जी से बात ये नहीं थे। नहीं तो ये ज्यादती है भट्ट साहब। और आप देखें ना, माशाल्लाह जितना हुस्न अल्लाह ने आपको दिया है यार, माशाल्लाह कामयाबी। आई नो आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी, वो आपको अप्रोच करती होंगी, तो बंदा चलो फोन उठा के हाय तो बोल ही देना, इस्लाम तो बोल ही दे। नहीं, इतना आप आज नहीं देख रहे हैं प्रोग्राम, डोंट वरी, आप खुल के बात। इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं है, सीरियसली, मतलब इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं है। क्या कहते हैं, पहले दिन ही जब टूर किया था मैंने यूथ एशिया का, तो पहला मतलब इंटरनेशनल टूर था, तो उसमें अब्बा जी ने यही समझा के भेजा था कि ये जिस सब करियर में मतलब अब जिस रास्ते चल पड़े हो, हाँ। इसमें ये चीज़ें आपको बहुत देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। इसमें आपने आपको खुद बचाना है। और उन्होंने ये कहा था कि जो मैं उसको मतलब अच्छा स्पोर्ट्समैन समझता हूँ जो किरदार का अच्छा होता है। वेरी गुड। तो वो उन्होंने ये बात शुरू से समझाई थी, तो उसी चीज़ को लेके जो है लेके हम आगे चल रहे हैं। आपने अपने गोल को सामने रखा हुआ है, बिल्कुल। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी भाभी आएंगी, बहुत जल्द आएंगी। नहीं, वो तो आज आ ही जाएंगी। मेडल आना जरूरी है। हाँ जी, वो भाभी तो आ ही जाती है, मेडल आना जरूरी है। यार क्या ये जुमला बड़ा था। सही कहा। भाभी तो आ जाती है, बैठाना जरूरी था। शहबाज भाई, ये बातें आप देखें ना, अब तो काफी टाइम हो गया, जी। अब तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो बातें पूछ ही सकता हूँ ना। जी अब तो भाभी बिल्कुल कुछ नहीं पूछें, कहेंगी। बिल्कुल पूछें। अच्छा, शहबाज भाई, वो टाइम मतलब शहबाज सीनियर हॉकी की बॉल को लेके गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक अजीब किस्म का एक एड्रेनलिन रश लोगों को देखने में मिल रहा होता था। उसके बाद फिर मेडल लेके मैच जीत के शहबाज सीनियर आ रहे हैं, तो वो जो एक फैन फॉलोइंग होती थी,
वो जो है उसमें कोई ऐसी फैन फॉलोइंग याद है आपको कुछ बड़ी क्रेजी किस्म की? मैं तो 18 साल खेला हूँ हॉकी। शुरू के 2-3 साल ही सिर्फ नू बट की तरह रहा हूँ। बाद में तो मैं डिफरेंट हो गया, शरारती सा हो गया। हाँ ठीक है, जिंदगी का वो भी एक हिस्सा वो होता है, वो enjoy जो करना चाहिए, बिल्कुल। एथलीट एक होता है ना फुल पैकेज वाला, मैं उस तरह का था। फनी भी, गुड टाइम भी। हाँ 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 हाँ। और जब टाइम है तो फोकस भी, ओवर फोकस्ड नहीं रहा मैं लाइफ में। अच्छा ठीक, मैं अननेसेसरी एक स्ट्रेस होता है ना, हट वो जो नहीं पीछे लिया। मेरा मैच है, नहीं अच्छा, वो नहीं किया। बड़ा पेशेंस के साथ। हाँ, हाँ, जैसे गाड़ी भी चला रहा मगर हूँ। उसको भी फिर आपने एंजॉय भी किया, फिर एक जी। पीक भी अचीव की। जी, माशाल्लाह। आई एंजॉयड माय लाइफ लाइक एनीथिंग। मैं Okay. प्रोफेशनल हॉकी 1 साल जर्मनी खेला, 4 साल हॉलैंड खेला हूँ, 3 साल बांग्लादेश खेला हूँ। माशाल्लाह। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपने लाइफ एंजॉय नहीं की तो आपने फिर कुछ भी कुछ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। नदीम भाई, फैन, फीमेल फैन ऐसी कोई आई जो आपको लगा कि शी इज वेरी, मतलब कहते हैं ना बहुत इंथुजियास्टिक होती हैं, बड़ी पुरजोश होती हैं, ऐसा इनकाउंटर हुआ? जैसे मैंने अपना गेम स्टार्ट की 2000, वैसे तो मैंने स्कूल लेवल से 2012 से स्टार्ट की, तो तब तो पंजाब लेवल तक खेलता था मैं। तो जब मैंने 2015 में वापडा ज्वाइन की तो फिर थोड़ा सा लाहौर में रहने लग गया, तो फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी। और मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त ऐसे दी है कि आप समझ लें कि मैंने 6 माह के अंदर अंदर जो है ना वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और इंटरनेशनल जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेडल भी जीता साथ। तो फिर मैं जैसे अपना गेम में आया लाहौर में, तो ज़्यादातर मेरी नेचर के बारे में सबको पता है। जब मैं उधर रहता था तो मैं अपने काम से काम रखता था कि बस गेम पे आप focus रखते हैं ना, अगले नहीं रखते अपने काम से काम। प्रॉब्लम ये है, आप तो जी, जी, रखते बिल्कुल। हैं। तो जब उनको पता लगा कि यार ये अपने काम से काम रखता था, तो जिसने भी मुझे बुलाना या मैसेज करना, तो उन्होंने पहले यही उनका वर्ड होता था कि भाई आप कैसे हैं। यार जब भाई का लफ्ज आता था, जो थोड़ी बहुत ही शरारत अंदर आती भी थी, वो भी खत्म हो जाती यार ये थी। कितनी ज्यादती वाली बात है, आपको मैसेज करना नहीं आता। मैं मुखातिब हूँ, उन्होंने मैसेज किया, आपको मैसेज करना नहीं आता। ये कहीं से आपको माशाल्लाह इतना हैंडसम कद काठ वाला जवान है भाई, मतलब नहीं, मतलब ये क्या है अक्षत भाई, ये मुझे समझ नहीं आया। वो मेरे लिए बेहतर था। अच्छा जो भाई बोलते थे तो मैं कहता चलो शुक्र है इन्होंने भाई बोला नहीं, है। किसी ने प्रपोज नहीं किया कभी कि मुझसे शादी कर लो, ऐसा तो होना, ऐसे तो ना प्रपोज तो काफी यह है, लेकिन जैसे जो अभी आप देख लें पसीना आ गया उनके माथे पे, टिश्यू मंगवाओ यार, वो देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा। 100 में से अगर किसी ने किया है प्रपोज तो 3-4 होंगे, लेकिन जो 90-95% जो हैं उन्होंने भाई बोला, तो फिर वो propose यार मुझे- बंदा इतना भी इनोसेंट ना हो, खुदा दी कसम, मुझे हाँ आज करना यकीन मुश्किल हो हो- जाता था। मुझे यकीन हो गया बंदा इतना भी बोला ना हो। नसीर भाई ने बिल्कुल ही कह दिया कि लोग बताते हैं कि जी नहीं तो मैं तो जी इतनी फैन फॉलोइंग है, ये वो सब बताते हैं। अब मैं रुख करने वाला हूँ ना, उन्हें बताना है, मुझे देख लेना। हाँ, अच्छा सर, बट अगेन बेस्ट ऑफ लक, माशाल्लाह, Thank you. अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। अच्छा बट सर, एक सिचुएशन है, जी किसी खातून ने आपको प्रपोज कर दिया, अब आपने उसको इनकार करना है, कैसे करें? नहीं, मैं ये प्रपोजल उसको फिर कहूँगा कि मेरे वाले साहब के सामने ले जाए। कबूले भी उन्होंने कहना जगह क्या आपने नहीं कहना? नहीं, वो बात ही है कि वो आना ही ओलंपिक के बाद है। वो टाइम ही ओलंपिक के बाद आना, वो अच्छा, सब कुछ। यानी कि वो जैसे हमें याद है, हमें बचपन में होता था ना कि जी आप ये 5वीं जमात पास कर लो तो साइकिल दे देंगे, 8वीं पास कर लो तो फलां चीज़, 10वीं पास कर लो तो जी वीडियो गेम ले देंगे। तो बट साहब को आई गेस आपके वाले साहब ने कहा कि बेटा ओलंपिक के मेडल लेके आ, तेरी शादी करा दूँ। हाँ जी, पहले दिन से यही था। अच्छा, ये कहा हुआ है? पहले दिन से। यार वेरी गुड। पहले उन्होंने मुझे कहा था कि कॉमनवेल्थ का मेडल लेके आओ, अच्छा, फिर तुम्हारी शादी करते हैं। अब उन्होंने कहा एशिया का लेके आओ, फिर मुझे पता है एशिया के बाद उन्होंने कहना ओलंपिक का लेके आओ, फिर करेंगे। यार ये तो ज्यादती है ना, वो अपना गोल करवा के आपका जो गोल है उसको आगे से आगे लेते जा रहे हैं। नहीं ये बट साहब, ये तो फिर नहीं। आपने पूछा नहीं क्या बाजी ये क्या? नहीं, ये बेहतर है मेरे लिए। ये बेहतर हाँ, ये है। बेहतर है। हाँ, मतलब ये ऐसे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया है कि फर्मा बरदारी, माँ बाप की अतात गुजारी आपको उस मकाम पे लेके जाती है जहाँ पे आपने खुद भी सोचा नहीं होता। और आज मैं, हालांकि मैं उम्र में इनसे बड़ा हूँ, इनसे नदीम भाई से बड़ा हूँ मैं, लेकिन मैंने इनसे आज ये सीखा है कि इसे कहते हैं फर्मा बरदारी, इसे कहते हैं अतात गुजारी। तो अल्लाह ताला जो है वो सर आपको आपका ओलंपिक जितवाए, क्योंकि उसके बाद फिर हम आपके शादी में बुलाना जरूर है आपने मुझे। मैंने आके बताना है कि भजन मैं वो बंदा था जिससे सबसे ज्यादा शो डाला हुआ था इस बात पे, एक प्रोग्राम में, एक शो में, कि भट्ट साहब की शादी कराओ, बहुत जल्दी कराओ। नहीं जी, गुफ्तगू तो हमारी चल रही है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के
बाद हाजिर है हमारे साथ शहबाज सीनियर साहब हैं, नदीम साहब हैं और नूह भट्ट साहब हैं। बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही है और मेरा ये वन ऑफ दोज रेयर मोमेंट्स के जब मैं ईद शो को इतना एंजॉय कर रहा हूँ। तो अगेन हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर वो जो सवाल है जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा ना मेरी जान नहीं छूटेगी, मुझे कहा गया है। अच्छा मुझे बताएं कि आपको फीमेल एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? पाकिस्तान कोई बाहर ले जाते हैं पाकिस्तान से बाहर भी निकल चले जाते हैं। मायरा खान पसंद है। अच्छा, और मतलब उससे बाहर अगर जाना पड़े आपको? नहीं, फीमेल एक्ट्रेस नहीं, एक्टर मतलब एक दो हैं जो हॉलीवुड के जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, फीमेल एक्ट्रेस नहीं पसंद है आपको? अगर मायरा खान के साथ वैसे ही आपको एज हो के यानी कि काम करना पड़ जाए, किसी मूवी की ऑफर हो जाए मायरा खान के साथ, करेंगे आप? नहीं सर, मैं नहीं करूँगा। अब इजाज़त नहीं देंगे? नहीं वैसे ही मैं मतलब नहीं करूँगा। इसमें ऐसे अगर आप माशाल्लाह हैंडसम है, आपको पता है कि जितने वो रेसलर्स से रॉक है, जॉन सीना है, वो भी वो प्रोफेशनल, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, लेकिन मतलब वो एक शो के मतलब उसमें आ जाता है ना, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आ जाता है। तो वो हम प्लेयर्स को सूट नहीं करती। नहीं, कभी आपको इजाज़त मिल जाएगी इसकी कि चलो यार कोई ऐड कर लें, कुछ ड्रामा कर लें? नहीं सर, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर करनी चाहिए। करनी चाहिए? हाँ जी, करनी चाहिए। वाले साहब इजाज़त दे देंगे? हाँ जी, हाँ जी, पक्की बात? हाँ जी, तो स्ट्रिक्ट नहीं है वो। उनसे इजाज़त ले ना ले? नहीं, वो दे देंगे। देख लें, उनसे इजाज़त ले लेते हैं। नहीं दे देंगे। फिर एक काम करते हैं कि उनसे हम पूछते हैं कि क्या होगा क्या, और अगर हम कुछ चीज़ें जो कि भट्ट साहब के लिए हमने सोच के रखी हुई हैं या भट्ट साहब ने खुद भी सोच के रखी हुई हैं, क्या वो हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं। शहबाज भाई, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई सुपर पावर ऐसी मिल जाए शहबाज भाई, वो आप कौन सी अचीव करना चाहेंगे? सुपर पावर आप चाहेंगे? सुपर हीरोज की मूवीज तो देखी होंगी आपने। मेरा ख्याल है अननेचुरल चीज जो है ना वो मेरी डिमांड होगी नहीं वैसे, बिकॉज अच्छा, आप चाहेंगे नहीं आप सुपरमैन की तरह फ्लाई करें? मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं इस तरह की मेरी ख्वाहिशात हैं नहीं वैसे। अच्छा, हाँ, मैं बड़ा रियलिस्टिक सा आदमी हूँ, तो रियलिटीज के करीब रहता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, जो भट्ट साहब को आप ऑफर दे रहे हैं वो ऑफर मुझे मिले तो उसमें मैं कोई यार देखे ना, माइंड नहीं करूँगा। शहबाज भाई ने मुझे कहा कि यार ये वाला जो सवाल है ये मुझसे क्यों नहीं किया आपने। चले मैं अब शहबाज भाई ये सवाल आपसे और मैं अब्बू से व्हाट्सएप पे भी नहीं पूछूंगा कि मैं क्या करूँ। उनका फोन तो नहीं कहीं साइड पे पड़ा हुआ, भट्ट साहब के आसपास फोन तो नहीं पड़ा हुआ? अच्छा, तो शहबाज भाई फेवरेट एक्ट्रेस? अगर काफ़ी है पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। महविश याद अच्छी है, सज्जल अली मुझे बड़ी पसंद है, ये जो सबा कमर बहुत अच्छी है। नो डाउट, ये सब बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, कोई शक नहीं। हम तो मैं टीवी प्लेस बहुत ज्यादा देखता हूँ। मैं और मेरी वाइफ जब इकट्ठे देखते हैं, अच्छा, तो जो भी मेल या फीमेल में अच्छा टैलेंट नजर आता है फौरन हम तारीफ। मेल एक्ट्रेस में आजकल किसको आप समझते हैं? अब मेल एक्ट्रेस में अभी ये दो तीन हैं अच्छे। एक तो मुझे वो जो उसका नाम मेरे बिलाल है, लड़का बिलाल अब्बास। हाँ, बिलाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी पुराने तो अच्छे हैं, जिसमें ये जो नुमान इजाज है, वो तो नुमान साहब, हाँ वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो न्यू में बिलाल अशरफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा है। इमरान अशरफ भी बहुत अच्छा। आपको कभी ऐसा होता था कि आपको उस टाइम पे जब आप हॉकी खेलते थे आपको कहा गया हो किसी मूवी में आए, क्योंकि उस वक्त हम ये देखते थे कि आपने ठीक है क्रिकेट का एक ग्लैमर डिफरेंट था, बट फिर भी मूवीज में कुछ एक्टर्स हमारे आए भी, मोहसिन हसन खान साहब ने इतनी मूवीज की, आपको उस वक्त ऑफर होती थी? नहीं, मैंने बताया हॉकी में इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं था, क्योंकि हॉकी प्लेयर जो थे, जब आप पुराने प्लेयर देखें जिनमें कलीम अल्लाह वगैरह, हसन सरदार, वो फेमस थे, या मेरा जो पीरियड था उसमें थोड़ा बहुत मैं फेमस था या दो तीन और प्लेयर होंगे। मेरे बाद तो बिल्कुल आप देखें हॉकी में, मैं खुद भी पुराने प्लेयर्स को नहीं जानता जो 10 साल पहले खेले हैं, क्योंकि उन्होंने वो पॉपुलैरिटी गेन नहीं की, उन्होंने ना ओलंपिक के मेडल लिए, ना वर्ल्ड कप जीता। तो हीरो बंदा बनता है जब वो मेडल लेता है। हाँ। आज भी अगर कौम नूह भट्ट को जानती है या अरशद नदीम को जानती है तो ये मेडल लेकर आए हैं। वरना बदकिस्मती ये है कि इनमें जितना भी टैलेंट होता, हुकूमत से लेके हम तक, हम सब इनको ऑर्डिनरी लोग समझ रहे होते। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि नूह भट्ट साहब जो है ना, भट्ट साहब कोई एक आधी फिल्म कर ही लें, कुछ नहीं होता, कोई रेसलिंग के ऊपर ही बनी हुई फिल्म कर लें। सर रेसलिंग तो नहीं, मतलब वेट लिफ्टिंग। वो याद है आपको सलमान खान की एक मूवी थी, वो तो रेसलिंग पे थी, बट उसके बाद वेट लिफ्टिंग पे भी एक दो मूवीज उन्होंने बनाई हैं जी। अपनी आपकी बायोपिक बने, उस पर खुद काम करेंगे? जरूर करेंगे। उसके लिए भट्ट साहब की परमिशन, उतना वेट मैं ही उठा सकता हूँ। भट्ट साहब की परमिशन तो नहीं चाहिए उसकी? नहीं सही, परमिशन वो हर चीज की दे देते हैं, लेकिन लेने परमिशन? हाँ जी, ले लें। हाँ जी, तो आइएगा भट्ट साहब, जरा आपको
हम थोड़ा सा आपके साथ दो बातें कर लें। ये मैंने सरप्राइज रखा हुआ था नूह भट्ट साहब के लिए। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अभी इतनी बात हो रही थी अगर नूह भट्ट साहब के वालिद साहब के हवाले से, तो फिर मैंने कहा कि तारिक साहब और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमने ये शरारत की, हमने कहा फिर हम एक काम करेंगे, हम शो के बीच में भट्ट साहब को, सर को बुलाएंगे कि वो आ जाएं। सर कैसे आप? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो आपको मुबारक इस बात की कि अल्लाह ताला ने आपको, खैर ईद की मुबारक के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बेटा दिया माशाल्लाह। मतलब आपने शायद सुना होगा कि जितनी भी गुफ्तगू अभी मेरी नूह भट्ट से हुई है, वो मुसलसल उस गुफ्तगू में आपका जिक्र कर रहे हैं। और कैसा लगता है भट्ट साहब? वैसे मुझे लगता तो नहीं शरारती होंगे, लेकिन ये है कि वो आपकी हर बात मानते हैं। पहले तो हर बात के ऊपर अल्लाह का शुक्र, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये मतलब कि बहुत फर्माबरदार है। और मतलब कि तकरीबन जो भी मैं उसको बोलता हूँ, चाहे स्पोर्ट्स में या स्पोर्ट्स से बाहर भी, तो ये हर उस चीज़ के ऊपर अमल भी कर रहा है। तो अल्लाह ताला इसको और कामयाबी दे। आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा भट्ट साहब? बहुत अच्छा। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना। भट्ट साहब की आज ईद हो गई। भट्ट साहब की आज ईद हो गई है। आज तो बाप बेटा के दोनों के साथ हम बात कर सकेंगे। अच्छा ये मुझे बताएं कि उतने फोकस्ड हैं जितने कह रहे थे कि मैं हूँ? नहीं, ये बहुत शरारती है। अच्छा। मतलब ये नहीं है कि अच्छा, हम दसो। ये वीडियो वगैरह भी टिकटॉक के ऊपर बनाता रहता है। अरे तो मतलब कि अगर ये किसी फिल्म में काम करे तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा काम करेगा। तुसी यार हैविंग डरीदार है, सो हद हो गई। नूह भट्ट साहब वेरी गुड। अच्छा नूह भट्ट साहब तेरे तो छुपे रुस्तम है। अच्छा टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं? नहीं, दरअसल मैं टिकटॉक पे जो देखता हूँ ना, लोग मतलब डांस की अपनी डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं, तो मैं वेट लिफ्टिंग को वहाँ पे अपनी जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट। बिल्कुल अच्छी बात है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका इस्तेमाल करें अपनी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मतलब मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स। लेकिन जो हमें भट्ट साहब से, सर से जो हमें परमिशन मिली है ना कि कल को अगर मूवी की ऑफर हो, लेकिन ओलंपिक्स मेडल के बाद, जी, तो फिर आप जरूर करें। नहीं उसके बाद उन्होंने कहा कि इजाज़त है, फिर जो मर्जी करो। जो मर्जी हम खुलेंगे। कई चीजें ऐसी हैं जो अभी नहीं डिस्क्लोज हो सकती, बट डेफिनेटली एक मकसद होता है सर, एक गोल होता है जो आपके ज़हन पे होता है, वो अचीव करना है। उसके बाद फिर इंसान अपने आप को रिलैक्स करता है थोड़ा सा, क्योंकि ज़िंदगी भी तो जीनी होती है सर। और कौन कौन से रिलैक्सेशंस देने जा रहे हैं आप? नहीं जी, बस ये जो लास्ट टारगेट है वो यही है, ओलंपिक्स गेम ही है। ठीक है जी। तो अगर ये इंशाल्लाह ये मेडल लेके आए, इंशाल्लाह। इनके फैंस के फोन्स आप लेते हैं सर? नहीं, ये मैंने आपको नहीं कहा कि वो लेते हैं। अच्छा नहीं फ़ोन तो नहीं मैं लेता, लेकिन रात को 10 बजे या 10:30 बजे इसका फ़ोन खुद ले लेता हूँ। मैं दरअसल यही कहना चाह रहा था कि वो रात को 10 बजे जो है फ़ोन खींच लेते हैं। अच्छा, मतलब और बिस्तरा भी जो है मेरा उनके बेड के बिल्कुल साथ नीचे है। अरे अच्छा, मतलब मैं उनके मतलब पास ही सोता हूँ। अरे वेरी गुड। इसका मतलब ओलंपिक के बाद बेड भी चेंज हो जाएगा, बेडरूम भी चेंज हो जाएगा। नहीं बट अगेन सर, ये मैं खुद भी फादर, मैं खुद 2 बेटियों का बाप हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से जो आप तरबियत आपने की है, बहुत खूबसूरत तरबियत है। इनको जो वेट लिफ्टर बनाने के लिए आपकी जर्नी थी, वो क्या थी, ज़रा आप उसके बारे में बताएं। पहले तो ये स्टार्ट मेरे ऊपर ही होता है, क्योंकि मैं अपने दौर में कुछ नहीं कर पाया ना, तो ये इनके मतलब के पैदा होने से पहले ही ये मतलब कि मैंने ये मेरा आपने डिसाइड कर लिया था कि ये हो, कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे मतलब के बेटे दिए तो मैं इंशाल्लाह इनको मतलब कि गेम कराऊंगा। माशाल्लाह। तो सच तो ये है कि उस वक्त क्योंकि एशिया में मैंने मेडल जीत लिया था, तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत कुछ कर सकता था उस वक्त, लेकिन उस दौर में मुझे मतलब कि नहीं करने दिया गया, बैन कर दिया गया। तो फिर वो कुछ चीज़ें थी जो मैं मतलब कि जो मेरे दिल में थी। ये तो आप पे मूवी बनती है मजा। हाँ बिल्कुल है ना, ये तो इनमें बनती है। अच्छा वेरी गुड। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब किसी ने मतलब कि शादी भी करनी है तो वो उससे पहले उसकी सिलेक्शन जो है ना, उसमें भी ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि आगे उसकी जो जनरेशन है वो मतलब किस तरह की होनी चाहिए। तो वो शादी और की आपका सिलेक्शन पार्टनर कैसे आपके गोल में अचीव करने में आपकी मदद करेगा। बिल्कुल।
तो वो मतलब लाजमी का ये स्ट्रॉन्ग बहुत पावरफुल गेम है, तो इसके लिए जो मतलब कि इसकी जो भी साथी हो फीमेल वो भी मतलब कि पावरफुल होना हाँ, चाहिए। ये बहुत क्योंकि आगे बड़ी बात। जीन में जो मतलब के स्ट्रॉन्ग मतलब कि ये जो जिसको हम फिर गार्ड गिफ्ट कहेंगे वो चीज़ें होंगी। ये अरे हमें समझ आ गई भट्ट साहब क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी जो स्पाउस है ना सर, वो भी फिर उसकी उनकी सिलेक्शन भी होगी कि इंशाल्लाह आगे से आपकी भी औलाद जो है वो ऐसे ही नाम रोशन करे पाकिस्तान का। ये मुझे समझ आ गई, कहना क्या चाह रहे बहुत अच्छी हैं। बात, आपको मैंने अपना म्यार बता दिया है कि ये म्यार होना चाहिए। वेरी गुड भट्ट साहब, सर चलें, वेरी गुड। तो वो यहाँ तक कि जब ये माशाल्लाह जब ये पैदा हुए हैं तो हमने शुरू दिन से ही जो है ना इनकी जो तरबियत थी, जो इनकी जो इनको जो बनाना था, ये इनकी पहले सेहत। दिन ही इनके ज़हन में ये डाल दिया था कि तुमने वर्ल्ड चैंपियन बनना है। माशाल्लाह। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, हो हाँ, चुका मुझे है। बताया हाँ भट्ट जी। साहब। तो फिर ये सारा तसलसल इसी तरह ही मतलब कि चल रहा है। फिर मतलब कि जब आपने बार बार शादी का पूछा, तो शादी भी वो हमने मतलब कि क्योंकि हमारा इधर जो कल्चर है, जो माहौल है वो इस तरह का है, वो पंजाबी में कहते हैं कि जी शादी होगी तो गया, मतलब कि अच्छा बाकी नहीं होता है। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। ये मतलब कि ये गया वाली बात अगर ये होते तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो फिर बिल्कुल ही ना सर। कुछ भी ना होता। हाँ, लेकिन इस पे भट्ट साहब मैं आपकी बात जी। रोकूंगा, थोड़ी और बात इस पे हमने करनी है जरूर, इंशाल्लाह, क्योंकि बड़े एक खूबसूरत, मुझे बड़ा अच्छा लगा है बाप बेटे का जो रिलेशन है, जिस तरह से बॉन्डिंग है आपस में दोनों की, अमेजिंग। जी गुफ्तगू तो हमारी चल रही है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। जी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सफ़र बड़ा खूबसूरत होता है, मंजिल तो खूबसूरत होती ही होती है, लेकिन जो सफ़र आप तय करते हैं ना, उसका भी एक अपना मज़ा होता है, उसकी एक अपनी मेमोरी होती है। आपकी जर्नी कैसी रही, कहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे आए और आपने मेडल हासिल किया? जी बिल्कुल, मेरी जो गेम का स्टार्ट हुआ वो 2012 से हुआ, और वैसे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पंजाब क्रिकेट खेला हुआ हूँ। और कहते हैं कि अच्छा, शायद- क्रिकेट खेले में आप? जी, जी। अच्छा, वेरी गुड। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी पेस थी मेरी। हाँ, और अगर देखा जाए तो क्रिकेट में अगर होता तो शायद मैं आज दूसरा शेब अख्तर होता। मेरी अच्छा, पेस बड़ी माशाल्लाह अच्छा, अच्छी तो थी। फिर वो शिफ्ट क्यों किया आपने? के लिए इसलिए कि शिफ्ट मैं इसलिए हुआ कि बड़े भाई जो है ना वो गेम्स करते थे, ठीक है। तो एथलेटिक की। हाँ, तो अक्सर मैंने गांव की तरफ से खेलना या अपनी सिटी की टीम की तरफ से खेलना, तो उसमें भी मेरा बड़ी मेहनत होती थी, तो अक्सर हम मैच अल्हम्दुलिल्लाह जीतते थे। अच्छा, भाई कहते यार आप इतनी मेहनत करते हैं क्रिकेट में, तो बाकी अगर थोड़ा सा लूज़ करते तो मैच हम हार जाते हैं। तो आप ऐसी गेम में हैं कि जिसमें आप अभी क्रिकेट में मेहनत कर रहे हैं, तो माशाल्लाह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने पूछा कि आप फिर बड़े हैं, आप ही बता सकते हैं कौन सी गेम में मैं आना चाहूँ। उन्होंने कहा आप एथलेटिक्स में आ जाएँ, क्योंकि हम तो आगे कर नहीं पाए, वो डिवीज़न लेवल तक वो खेले हैं, उसके बाद फिर घर की जिम्मेदारियाँ थी, उन्होंने फिर छोड़ दी। उनकी ख्वाहिश थी कि आप जो है ना वो इसको आगे लेके चलें। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा वर्क रहा है मेरे साथ। फिर मैं एथलेटिक्स में 2012 में, फिर मेरे जो उस्ताद हैं माशाल्लाह, रशीद अहमद साकी साहब हैं, मेरे बेसिक उस्ताद हैं, उनका तल्लुक मियाँ चन्नू से है। फिर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत करवाई मेरे। अच्छा, मैं फिर इस तरफ आया, और मैंने एथलेटिक्स में तकरीबन कुछ 7 से 8 जो है ना इवेंट्स मैंने किए हैं, और मैं डिवीज़न लेवल पे मैं बेस्ट एथलीट रहा हूँ। माशाल्लाह। तो जैसे मैं अपने उस्ताद के पास आया, तो उन्होंने कहा कि यार अगर वर्ल्ड लेवल पे आपने परफॉर्म करना तो इसमें एक ही इवेंट जो है ना वो आप रख लें। ठीक। मैंने कहा सर आप बताएं कौन सा मैं जो है ना वर्ल्ड लेवल पे मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जैवलिन करें, आपकी माशाल्लाह हाइट और बॉडी इसके मुताबिक है। तो अच्छा, इसके लिए सिर्फ क्या ताकत चाहिए होती है, हाइट बॉडी चाहिए होती है, कि टेक्निक भी चाहिए होती है? टेक्निकल नहीं काम सर, भी है? इसमें ज़्यादा टेक्निक है जो है ना अच्छा। वो ज़्यादा अहम है। और वो टेक्निकल, अगर आप साउंड है टेक्निकली, तो आपको पता है कि मैंने जो है वो जैवलिन फेंकना है तो उसकी कितनी दूर तक गिरना चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें ताकत कितने %, है और इसमें टेक्निक कितने % है? देखा जाए तो कोई भी काम है उसमें इंसान के पास अगर ताकत है, ज़्यादा है, लेकिन उसके पास टेक्निक नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो काम नहीं कर सकेगा। ठीक है। टेक्निक ज़्यादा मैटर करती है, तो टेक्निक से जो है इसमें ना आपके काम में इसमें मौसम को भी देखना पड़ता है, अगर हवा वगैरह चल रही है? बिल्कुल हवा का इसमें होता है। अच्छा, क्योंकि अगर मुखालिफ हो हवा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, अच्छा, और उसके स्ट्रेट हो पीछे हो हवा तो थोड़ा सा फिर हमें एडवांटेज होता है। तो ये चीज़ें हमें तकरीबन आप देखें, अगर मैंने कोई
20 से 22 इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन मैंने खेले हैं। माशाल्लाह। तो कोई 8-10 दफ़ा मुझे इसका सामना करना पड़ा है, तो शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। अच्छा, वेरी गुड। तो अच्छा, अब जो लोग ये करना चाहते हैं कि जी मैं जैवलिन थ्रो की तरफ आना चाहते हैं, इस गेम को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या नसीहत करेंगे उनको? जी मेरी नसीहत तो यही है कि मेरे ख्याल में दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि इंसान अगर सच्चे दिल से लगन के साथ करें तो कर नहीं सकता। तो इतना ये मुश्किल भी नहीं है और समझे आसान भी नहीं है। अच्छा। तो जैसे हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट को बड़ा वो कहते हैं कि फेमस मिला है, लोग बच्चा बच्चा जानता है कि ये फलाना नाम है, फलाना नाम है। तो फिर मैंने क्रिकेट छोड़ के इधर आया, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने इंशाल्लाह जो है ना वो पाकिस्तान में बताना है कि कोई एथलीट्स भी हैं, एथलेटिक की गेम भी है। बताया तो हमें जो है ना अभी बड़ा दुख होता है कि जैसे हमारी कौमी खेल है हॉकी है, अभी देखिए कि बहुत पीछे चली गई है। मुझे खुद को बड़ा दुख होता है। और मैं बड़ा अफसोस से कहता हूँ कि अभी भी इसको कौमी खेल का दर्जा दिया हुआ है जी। तो अगर नहीं भाई उसको तवज्जो देनी तो फिर उसको हटा दो कौमी खेल के लिस्ट से। मतलब अगर कौमी खेल है तो एटलीस्ट कौम उसको ओन तो करे। मैं उस पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बल्कि इसी पे मैं आता हूँ शहबाज साहब के तरफ। शहबाज साहब, हम जरा ओवरऑल बात करते हैं, हॉकी के ऊपर बात करते हैं। शहबाज सीनियर की लाइफ का कोई दिलचस्प तरीन मैच, ऐसी मेमोरी जो कि भुलाई ना जा सकती हो इस मैच की? बात यह है कि अच्छा मैच वो होता है जिसमें आप गोल्ड मेडल जीत जाते हैं। हाँ ठीक है। लेकिन अगर मुझसे पूछते हैं तो 90 वर्ल्ड कप हम फाइनल हारे थे, 80,000 लोग थे, मेरे फादर भी वो भी मैच देख रहे थे, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। फिर जब मैं 1986 में टीम में आया तो 87 में मुझे इंदिरा गांधी टूर्नामेंट लखनऊ खेलने का मौका मिला। उसमें मैं पहली दफ़ा मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ और उस वक्त नए नए पाकिस्तान को F16 मिले, तो बाहर लोगों ने लिख के लगा दिया शहबाज सीनियर F16, शहबाज सीनियर सुपरमैन। तो वो चीज़ें जब मैं रिमाइंड करता हूँ मुझे याद आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन कर सका। अच्छा, ये एक बड़ी बात है। आप हॉकी ना खेल रहे तो क्या होते? मैं ऐसे ही ऑर्डिनरी सा एम्प्लॉई होता दाएं बाएं फैक्ट्रियों में, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे पास हॉकी या सहूलतें नहीं थी, इवन के खाना भी नहीं था घर में 3 टाइम का। तो इसे कहते हैं ना कामयाबी। तो अच्छा। जैसे कि मेरी एक आदत थी, मैं सुबह स्कूल जा रहा हूँ तो मैंने जाते हुए खेलना है। अच्छा। मैं वापस आ रहा हूँ तो खेलना है, खाना खा के फिर जाके खेलना है, फिर शाम हुई फिर खेलना है। आप बिलीव नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी एनर्जी दी थी कि मैं रोज़ों में यंग एज में सैरी करके भी खेलता था, अफ्तारी से पहले भी खेलता था। माशाल्लाह। ये वो जो बात गॉड गिफ्टेड आपने की थी, कुछ चीज़ें होती हैं गॉड गिफ्टेड होती हैं। बिल्कुल तो सही। आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, इबादत करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अच्छी सेहत बहुत ज़रूरी है। अच्छी सेहत के लिए अच्छी डाइट का होना और मेंटल पीस का होना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बता रहे थे अपनी डाइट रूटीन, बट मुझे ना शहबाज भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड ना, अगर ऑन द रिकॉर्ड बता दें, ये इस एज में, मैं एज नहीं बताऊंगा उनकी, लेकिन आपको ये बता दूं जो शहबाज भाई की एज है ना उससे कम से कम 15 साल छोटे लगते हैं, और ये है, और ये फैक्ट है। तो ये क्या करते क्या है? देखिए बात ये है कि ड्यूरिंग करियर भी मेरे सारे टीममेट्स जो थे ना वो सरबेक्सटी, थैराग्राम, वाइटामिन इस तरह की चीज़ें लेते थे। मैंने कभी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं किया। अच्छा। हाँ, मैं ये फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट इसको मैंने अपनी लाइफ से आज तक नहीं निकाला। वेरी गुड। मैं रोज़ खजूर मैंने खानी है, रोज़ अंजीर मैंने खानी है, 2 अखरोट खाने हैं, दही रोज़ खाना है, आमले का मुरब्बा रोज़ खाना है। और फिर ये डाइट है बिल्कुल ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैं सिंपल डाइट पे आता हूँ। अच्छा। एक रोटी खा ली मक्खन वाली सादी सब्जी के साथ, या किसी दिन फिश खा ली, किसी दिन लैम्ब खा मक्खन लिया। वाली रोटी खाई जा सकती है? चोपड़ के रोटी मैंने बड़ा शौक है। आलू के साथ, करेलों के साथ आपको अच्छी लगती है। सर वो कहना है मोटा हो जाएगा, नहीं देसी घी की रोटी पराठा खाया जा सकता है। लो बिल्कुल, आई लव टू हैव। साग है जैसे मक्खन डाल के खाना। देसी घी की रोटी तो मेरे ख्याल में बंदा अगर पेट में गुंजाइश है ना एक की, तो मेरे ख्याल में 2 बंदा खा जाएगा। सर ये आप बहुत बड़ा आसान कर रहे हैं, आपको नहीं पता मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे थोड़ी देर तक। पता नहीं कितने अरसे से नहीं खाई मैंने। खाने नहीं देते, कहते हैं जी ये तो फौरन आपको जो है ना वो फैट में कन्वर्ट होगा। अच्छा, देसी घी खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए। देसी घी लाइफ से निकालने तो मैं समझता हूँ कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। मेरी अपनी सोच है। अच्छा। क्योंकि आपने डाइट को बैलेंस करना है। हाँ। अगर आप डाइट बैलेंस नहीं ना करते फिर कुछ भी खाते हैं तो गलत है, खराब ये है। मैं डाइट के ऊपर अलग से जो है ना मैं पूरा सेगमेंट करूंगा इसे। बट साहब आप अप्रूवल देते हैं? सर माजरत इनसे भी आगे जाना चाहता हूँ। अच्छा। हमने तो अपने घर में कभी फार्मी डाइट ही नहीं इस्तेमाल की।
हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात, ये तो बीमारियों से निजात है। कि हमने कभी ऑयल नहीं इस्तेमाल करते, अच्छा देसी घी इस्तेमाल करना है अच्छा। हर बार। तो इसमें देसी घी में एक और बड़ी जो खास चीज़ है कि दूसरी कोई भी ऑयल इस्तेमाल करे वो जो हाजमे का निज़ाम है वो इतनी तेज़ी से काम नहीं करता जितनी तेज़ी से देसी घी के साथ करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी एक बात है कि बगैर मेहनत किए, हाँ। एक्सरसाइज किए, हाँ। तो अगर कुछ भी खाएंगे वो बेकार वो है, बेकार, वो मिट्टी है। वो बस आप पे हाँ। चढ़ेगा। हाँ जी, कुछ नहीं होगा। अगर Exertion आपने जरूरी है। मतलब कि अगर आपने मेहनत की है, ट्रेनिंग की है, अगर उसके बाद आपने मट्टी भी खा लिया तो वो भी सोना है। चलिए, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर हो। वेलकम आफ्टर द ब्रेक जी, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जी, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और ये बड़ा मजे का सेगमेंट है। इसमें हमने जो है वो बड़े रैपिड क्वेश्चंस पूछने हैं। नू भट्ट साहब, चाय या कॉफी? कॉफ़ी। अच्छा, ये पसंद की बात कर रहे हैं या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? नहीं पसंद। पसंद आपको? अच्छा, ठीक है जी। छुट्टियां समंदर पर मनाएंगे या पहाड़ों पर? पहाड़ों। अरे वाह। कॉमेडी फिल्में पसंद करते हैं या गमगीन फिल्में, ट्रैजिक फिल्में? एक्शन। अरे यार, क्या सवाल डाला, एक्शन रखना चाहिए था। गर्मियां पसंद है, सर्दियां पसंद? सर्दियाँ। सबको पसंद है। आज ऐसे ही ऐसे ही है ना, विंटर लवर्स है आजकल। जो गर्मी का हाल है बाहर, अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, शहर पसंद है या पिंड? नहीं, शहर। शहर पसंद है। और शहर में? शहरों में लाहौर? टाउन नहीं, गुजरांवाला। हाँ ले 10, मैं खुद लाहौरी हूँ ना तो मैं भूल गया। अच्छा जी, ओके। एंड्रॉइड यूज करते हैं कि एप्पल यूज करते हैं? एप्पल। एप्पल है तो एप्पल यूज करेंगे ना। आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर जी। किस तरह से, मतलब आपको लगता है कि आप रचने बसने वालों में से हैं, घुलने मिलने वालों में से हैं, या आपको कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी दुनिया में मगन रहना, या फिर होता है दोस्तों यारों के साथ निकल गया, गपशप लगाई, ये वो तरह से? नहीं, घुल मिल जाता हूँ मैं बड़ी जल्दी। अच्छा। मतलब मुझे इतना मुश्किल नहीं होती किसी फ्रेंड्स बस हाँ। आपको आसान होता है फ्रेंड्स हाँ। बनाना? हाँ। अच्छा। लेकिन मेरे बहुत कम दोस्त हैं, क्योंकि बाहर आना जाना इतना नहीं है, कहीं पे शादियों में आना जाना इतना नहीं है। ठीक है। ये जो अपनी हमारे करानी और मतलब क्यों जाए? हाँ, नहीं मतलब कहीं पे भी आना जाना मतलब अलाउ नहीं है, अच्छा क्योंकि घर के अंदर ही जिम है। अच्छा। तो मेरा जो रूम है वो जिम के ऊपर है और जिम बट सब इनको अलाउ क्यों नहीं किया आना जाना, ये बताएं ना जरा, इसके पीछे क्या साइंस होती है? ये तनकीद नहीं है, सवाल है कि अगर आपने एक रूटीन ये रखी हुई है तो क्यों रखी हुई है, इसके पीछे क्या राज क्या है? जी, मैं जो समझा हूँ, स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी होता है ना, उसकी दोस्ती उसकी दुश्मनी है। दोस्त होने नहीं चाहिए, उसकी दोस्ती उसकी दुश्मनी, मतलब कि गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो अगर उसने कुछ बनाना ही है तो जिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उससे ही लव करे। तो इस लिहाज से ये मेरी पूरी कोशिश रही है कि ये दोस्ती में ना पड़े। और मैंने यहाँ तक कि मैंने इसको जो मेरे अपने जो भाई के बेटे हैं, जो कज़न वगैरह हैं, उनसे भी मैंने इसको मिलने नहीं दिया। अच्छा। यानी कि जो टाइम है वो पूरे का पूरा जो ना स्पोर्ट्स को देना है। तो जो दोस्त भी होते हैं उनको, चाहे कोई भी है, मतलब कि उनको ये नहीं पता कि आपकी स्पोर्ट्स मतलब कि वो कर रहे हैं तो उनका आपके सामने बैठना भी नुकसानदेह है। अच्छा। क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं जानते। हाँ, वो तो उनको नहीं पता कि कितनी डेडिकेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए, वो फिर डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। बिल्कुल, वो एक ये भी चीज़ पैदा हो जाती है। दूसरी ये है कि मतलब कि अगर उसके साथ कोई खिलाड़ी हो तो वो मतलब कि उससे कुछ सीख सकता है। तो दूसरी भी कोई जो शादी ब्याह में, मैं मादर के साथ मैं कहता हूँ कि अगर कोई फौतगी भी है, वहाँ भी स्पोर्ट्समैन को नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं वो उसके जो बड़े हैं वो चले जाएं, छोटे हैं वो चले। स्पोर्ट्समैन सिर्फ उसका फोकस स्पोर्ट्स के ऊपर होना चाहिए अगर उसका टारगेट बड़ा है। अच्छा, वैसे दिस इज समथिंग कि जो मैं समझता हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया है सर, कि फोकस होना क्या होता है। हमारे तो था कि चलो जिस वक्त तक तुम वो काम कर रहे हो उस वक्त तक फोकस रहो, जब वो काम खत्म हो गया देन यू हैव अनदर लाइफ। बट अभी उनके वाले साहब से बात करके, खुद नू भट्ट से बात करके मुझे पता चला कि इसे कहते हैं फोकस्ड होना। तो शहबाज भाई ऐसा ही है? अगर उन्होंने जो अचीव किया है ना, उसके जो ये करते रहे हैं, मैं समझता हूँ इसी वजह से अचीव कर गए हैं कि ये डी ट्रैक नहीं हुआ है।
क्योंकि इन्होंने अपनी सिचुएशन के इर्द गिर्द देख कर उसके मुताबिक फैसला किया। मैं अब अपने बच्चों पे आ जाता हूँ इनकी बात से ही कि मैंने अपने बेटों को देखा है, मैं किसी उस दोस्तों की शादी पे भी नहीं लेके गया जहाँ मैं समझूं कि वो एक अलफ या बे भी गलत सीखेंगे। मैंने उनको हैं वो नॉर्मल ही, अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल लाइफ है, लेकिन मैंने अवॉइड नहीं है तो ये तो वो दो खड़े करें तो एक बात तो ये व्हाट्सएप की बात जो है अपनी जगह लॉजिक में मैं उनसे एग्री करता हूँ। अच्छा ये बात नहीं भाई, ऐसे ही इतना फोकस चाहिए होता है। बिल्कुल माहौल के मुताबिक ही होता है। जैसे वो कह रहे हैं नूह दस्तगीर भट्ट के वाले साहब, तो मैं एग्री करता हूँ इन चीज़ों को भी कि आपको इतना फोकस रहना पड़ेगा तभी वो गोल अचीव होगा। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और उसके बाद डेफिनेटली लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जरूरी नहीं है कि यही स्टेज है, यही चीज रहनी है, यही रूटीन रहनी है। जैसे वो कह रहे हैं ओलंपिक के बाद चीजें और चेंज हो जाएंगी, एक टाइम है, टाइम के साथ अगर मैं इनके मुताबिक अपने आप को डिस्क्राइब करूंगा तो मैं कहूँगा आई एम स्पॉइल्ड गाय। ऐसे क्या ये होता है, हम तो फिर किसी खाते में नहीं आते ना, साढ़े साहब खुले कलाई रख के ले आ दो सिखा लेंगे, हम तो किसी खाते में नहीं आते। डाइट कैसे मैनेज करते हैं? डाइट वगैरह भी जो बेसिकली हमारी जो मॉर्निंग में जो डाइट वगैरह थी वो होती है देसी अंडे वगैरह, अच्छा दूध वगैरह। और डाइट कितने अंडे होते हैं? यही मैं इस चीज़ पे आने लगा था कि लोग मिकदार पूछते हैं कि मिकदार कितनी। एक तो ये मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ तो लोगों को लगता है शायद बकरे खा जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। तो लेकिन हमारे में ये है कि हम ब्रेड बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा ठीक। हम उसकी जगह 4 अंडे खा लेंगे। अच्छा, क्योंकि हमें प्रोटीन की जरूरत है। तो हम अगर कहते हैं लोग जो है दूध वगैरह बाहर का यूज़ करते हैं, हम मतलब जो क्या कहते हैं देसी मतलब जिसे कहते हैं, नहीं हम जिस इलाके में रहते हैं हमारे तकरीबन घर के सामने जो है ना वो तकरीबन एक डेरा बना हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पे जो है मतलब गाय वगैरह मज वगैरह, तो वहाँ से जो है खालिस जो है दूध आता है। और जो गोश्त वगैरह भी जो वाले साहब लेके आते हैं वो आम जगह से नहीं मतलब लेके आते, वो एक तकरीबन एक ऐसी गाँव वाली जगह है जहाँ पे मतलब अक्सर जाते हैं और वहाँ से मतलब स्पेशल गोश्त दे के वो के मतलब गोश्त दे के जानवर भी मतलब जो है वो गोश्त उसका अच्छा होना चाहिए, वो गोश्त जो है लेके आते हैं। अच्छा, तो ये जो एक कहा जाता है कि जी बहुत ज्यादा खाना पड़ता है, नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। मैं दरअसल कुदरती मैं जरा कुछ हेल्दी था शुरू से, वेट लिफ्टिंग में ये फिर जरूरी भी है इस तरह रहना। अगर आप इस तरह नहीं है तो आप वेट इतना लिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा। तो बिल्कुल फिर ये डाइट जो है ये गोश्त आप जो खा लेंगे मतलब डेली में दिन में आप जो किलो गोश्त खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हद यही है, इससे ज़्यादा आप खा ही नहीं सकते। मतलब रोटियाँ चावल जो लोग खाते हैं वो हटा देते हैं हम। ये सुन लें, जो उनको लगता है ना कि अगर एक शख्स जो है वो अपनी जिसामत में आपको हेल्दी लग रहे हैं, स्पोर्ट्समैन है, तो ये लगता है कि जी हर वक्त खाते रहते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। दे ईट बट दे ईट अ वेरी हेल्दी फूड। तो सर ये इतनी महंगाई में जो है वो कैसे आजकल एक स्पोर्ट्समैन बनना, स्पोर्ट्समैन की डाइट को कवर करना, ये बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपको पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, वेरी ट्रू, बहुत सही बात कर रहे हैं आप। फिर भी अब आजकल जो महंगाई है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन। बहुत मुश्किल है ना सर? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि जो ये वेट लिफ्टिंग है खास तौर के ऊपर, ये डाइट के बगैर तो बिल्कुल नहीं चल सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसे। इसमें तो ख़ास जो चीज़ है वो डाइट ही है। तो डाइट के साथ मतलब कि यानी कि रात को 8 घंटे की नींद जो पूरी करनी वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा। हाँ जी। तो ये सब कुछ मतलब कि मिला के ही तो फिर ही मतलब कि आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये जो मैंने अभी सवाल किया उसमें सबकी हाई निकली एक दफ़ा, उस पर मैं ज़रूर आऊँगा। कंपैरिजन देखा जाए अदर कंट्रीज, अपने हमसाया मुल्क को देख लें तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो दिया जाता है, वो ऐसे में वो डाइट मेंटेन करना वो कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों को साथ साथ लेके चलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे जो पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है, तो कोई भी आप चीज़ लेंगे तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से उसको मैनेज करना पड़ता है। ये मैं बड़ा यकीन करें बड़े अफसोस के साथ मैं अरबाब इख्तियार से कहूँगा, मैंने एक प्रोग्राम किया था और बाद में मुझे उनका मैसेज आया। हमारे एक सर बैडमिंटन के बेचारे हैं, उन्होंने जापान जाना था और उन्होंने ऑनलाइन अपील करना शुरू कर दी थी कि यार मुझे कुछ जो है वो आप कर दो ताकि मैं टिकट का अरेंज कर सकूँ। सो दिस इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। यार वो जापान जाके क्या मतलब उसने कोई किसी और मुल्क का झंडा पहन के उसने बैडमिंटन खेलनी थी, पाकिस्तान का झंडा पहन के, पाकिस्तान की उसने जर्सी पहन के खेलनी थी ना।
तो आप मुल्क का नाम ही रोशन होना था। आज पूरी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन है सर, मैं देखता हूँ। और अगेन देखिए, मैं कंपैरिजन करूँगा अपने हमसाया मुल्क से, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं पे कंपटीशन एक रहता है, चाहे मेड बी स्पोर्ट्स हो, मेड बी फिल्म इंडस्ट्री हो, किसी भी मैदान के अंदर। तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे किस तरह से ऐसे एक्सेल किया जा रहा है, इंडस्ट्री बना के बाकायदा सपोर्ट किया जा रहा है। शहबाज भाई, ये क्यों, इनको रियलाइजेशन क्यों नहीं हो सकी कभी? एक्चुअली देखें, मैं तो पिछले 20-30 साल से देख रहा हूँ हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसका किरदार फाल नहीं है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पिछले 5 साल में 25 डायरेक्टर जनरल उसमें चेंज हो गए हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं जो मुल्क का नाम रोशन कर दें, जैसे आज अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैं नूर भट्ट से और अरशद नदीम से बात कर रहा था, मुझे इतना अफसोस हुआ कि अरशद नदीम, उसका नी इंजर्ड है और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इनको बाहर नहीं भेजा कि एशियन गेम्स में 3 महीने रह गए हैं, फौरी तौर पर अपने आप को रिकवर करो और वहीं अपना ट्रेनिंग जो सेशन है 4 वीक 6 वीक का करो, ताकि आप मुल्क का नाम रोशन करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कराया। Exactly. अब दुनिया में अगर पूछें इनकी क्या वैल्यू है तो आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान में, अच्छा मैं एक चीज़ को यहाँ पे स्ट्रेस दूंगा बहुत ज़्यादा इसमें जी सर, ये हम सब इस पे अग्री करेंगे कि अब अगर ममालिक की रिप्रेजेंटेशन हो रही है ना, तो वो 2 हवालों से हो रही है, एक एंटरटेनमेंट और दूसरा स्पोर्ट्स। देखिए, ये आप अब मैं बड़ी माजरत के साथ, हम पूरी दुनिया के अंदर बैनर लेकर तो नहीं फिर सकते ना कि हमारे पास एटम बॉम्ब है। ये ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल। या हम ये तो नहीं कह सकते जनाब कि हमारे पास दुनिया की इतनी बड़ी फौज है या हमारे पास नहीं। आपने अगर मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो सर ये 2 हवालों से होगी। वो स्पोर्ट्स पर्सन जिसने जर्सी पहनी हुई है आपके कंट्री की, वो भाग रहा है, वो नेज़ा फेंक रहा है, वो वेट उठा रहा है, वो हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट के मैदान में, वो रिप्रेजेंटेशन वहाँ से हो रही है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आपकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। एंड अफसोस की बात ये है, हम इसी में सबसे पीछे हैं सर। और आयरॉनिकली हमारा हमसाया मुल्क वो यही काम कर रहा है, वो यही 2 काम कर रहा है सर। आप देखें, उनके स्पोर्ट्समैन भी इस वक्त जो है वो एक, उनको ग्लैमर वर्ड दी है उन्होंने, दे आर लिविंग अ वेरी ग्लैमरस लाइफ राइट नाउ। वो बाय डिफॉल्ट नहीं है सर, वो बाय डिजाइन किया गया है ताकि इनको इतनी सहूलत मिले, ये हमारे मुल्क का नाम जाकर रिप्रेजेंट करें। और कई दफ़ा देखता हूँ ऐसे कि कुछ नहीं कर रहे वो, दे नॉट इवन ब्रिंगिंग मेडल्स, उसके बावजूद भी उनको प्रमोट किया जा रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फ्लैग, ताकि उनका झंडा नजर आता रहे। नहीं जी, गुफ्तगू तो हमारी चल रही है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। ईद का मौका है, हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन देखिए जहाँ पे अपने बैठे हो ना, तो फिर अपनों से थोड़ी शिकवे शिकायतें कर लेनी चाहिए। और यही मौके होते हैं कि सब मिल के बैठे होते हैं तो ये बातें हो भी जाया करती हैं। मैं थोड़ा सा गिला यहाँ पे, चूँकि अभी आखिरी लम्हात हैं हमारे शो के, थोड़ा गिला ज़रूर करूँगा। मैं अरशद भाई हूँ, शहबाज साहब ने जो एक माशाल्लाह एक अपनी पीक देखी है, वक्त गुजारी है, नूर भट्ट साहब, अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है, नाम दिया है, लेकिन उस इज़्ज़त और नाम के पीछे इज़्ज़त इनकी भी है, इज़्ज़त कौम की भी है, हमारे झंडे की भी है, हमारे मुल्क की भी है, लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रगल है ना, बड़ी माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, वो इनकी अपनी अपनी। उस स्ट्रगल के पीछे, हाँ, एक वक्त में हर किसी की स्ट्रगल उसकी इंडिविजुअल स्ट्रगल ही होती है, मगर एक टाइम आता है कि फिर रियासत उस शख्स के पीछे आके खड़ी हो जाती है, फिर रियासत की पुश होती है, रियासत का धक्का होता है जो फिर उसको बुलंदियों पर, मजीद बुलंदियों पर लेके जाता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे नोहा पढ़ूंगा इस चीज़ का कि यार ये जो ज्यादती अब तक हो रही है और न जाने कब से हो रही है, इसको रुकना चाहिए। स्टेट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दीज ग्लूमिंग स्टार्स जो कि आज यहाँ बैठे हुए हैं। बट साहब, ये मैं इस पे थोड़ा सा आप करें कि देखिए, आपके वालिद साहब ने अपने तय किया जो किया, उनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो अपनी जगह, मतलब मुझे अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम कुछ बात कर रहे थे कि वो इन्होंने मुश्किलात उठाई हैं, लेकिन स्टेट का कोई ना कोई तो किरदार बनता है ना सर। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो नेशनल हीरोज हैं, जैसे अरशद भाई हैं, जिस तरह मैं हूँ, हमने जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लिया है वो हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में, मतलब हम दोनों वाद थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, तो बिल्कुल ये हुकूमत का काम बनता था कि जिम्मेदारी जो आपके वालिद ने पूरी कर दी। अब आगे जिम्मेदारी रियासत की है। बिल्कुल, आप उन्होंने रियासत को, स्टेट को एक हीरो दे दिया जी। अब उसको संभालना कैसे है। बट साहब, हम पहले बात कर रहे थे उस जर्नी की, तो मुझे बातें हो रही थी कि मतलब क्या कुछ ऐसा है जो आपको कुर्बान करना पड़ा?
हकीकत तो यह है कि हर चीज़ ही दे डाली थी, मतलब हमने बेच डाली। घर भी था वो भी हमने सेल किया है। गाड़ियां फिर मुझे बता रहे थे आप 4 से नहीं 6 गाड़ियाँ थी वो भी सेल की है। अच्छा हाँ जी, हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी देखा है कि एक कमरे के घर में हमें जाना पड़ गया, मतलब कि उस वक्त क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह जो घर वगैरह था वो सब कुछ तो वो चला गया हुआ था। तो पीछे एक मेरे पास सिर्फ एक बाइक ही बची थी। तो वो उस दिन मैंने एक फ़ैसला करना था कि क्या ये मैंने अपनी जो सवारी है ये बचानी है कि इनके लिए डाइट लेके जाना है। तो फिर वहाँ मैंने जो मेरा बनता था वापस आप डाइट से आए, डाइट के शॉप मैंने के साथ उनके आए लिए थे। मीट लेके अरे तो वो एक दोस्त था उसको मैंने बोला कि मुझे घर तक छोड़ के आओ। ये मेरी आखिरी वो हद थी जो मतलब के, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने दिया। फिर तो आपकी फरमाबरदारी करना पड़ती। बिल्कुल इस बाप ने इतना जी, कुछ कुर्बान किया आपके लिए कि आपको शोहरत की बुलंदियों पर ये भी लेके काम है, इससे भी ज़्यादा करना है। जाए। इससे भी ज्यादा करनी पड़ती है। अल्लाह ताला इसमें आपको और तरक्की दे और आपका इसमें हिस्सा डाले। और शहबाज भाई सर ये देखे ना, अच्छा मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा एथलीट, शायद ही कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन होगा पाकिस्तान के अंदर जिसके पीछे ये कहानी ना हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप हम्बल बैकग्राउंड से अगर आए हैं तो इस पर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक वक्त के बाद फिर रियासत को आपको गोद ले लेना चाहिए। देखें, आपको अल्लाह ताला ने नू बट की शक्ल में, अरशद नदीम की शक्ल में बना बनाया टैलेंट दे दिया। उनके पेरेंट्स ने मदद की, उन्होंने खुद अपनी मदद आप की। और इनको तो अच्छा मौका है कि अपना इमेज और अच्छा बनाएं, पाकिस्तान का परचम और ऊपर लहराएं। आप देखिए, हम जब ये 94 सिडनी वर्ल्ड कप जीते हैं, अब 12 टीमें वहाँ 12 मुल्कों के फ्लैग लगे हुए हैं। कितनी खुशी की बात है कि आपका कौमी तराना बजाया जाता है, आपका परचम लहराया जाता है। तो ये इनको रियलाइज़ करना चाहिए, इनको मज़ीद इनकरेजमेंट और मज़ीद लुक आफ्टर की ज़रूरत है। जो आपने पहली बात की है ना शहबाज भाई जी, कि रियासत तो तब हमें गोद ले जब रियासत से के जो जिम्मेदार हैं उनको रियासत से मोहब्बत हो। जी, जब वो चाहते ही नहीं है कि रियासत का नाम, हमारा झंडा जो है वो बड़े बड़े ऐवानों में, बड़े बड़े स्टेडियम्स में लहराया जाए, तो फिर इनका क्या कसूर है? मुझे आज भी याद है सिडनी जब हम वर्ल्ड कप जीते हैं तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट और लोग आए देखने। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा फेम अल्लाह ने इस तरह बनाया था। मुझे फाइनल के बाद कहते हैं इट इज़ ओनली यू हु नोज हाउ टू प्ले हॉकी। तो आप ये सारी ज़िंदगी बात भूल नहीं सकते। तो ये जो अरशद नदीम की अचीवमेंट है, नू की अचीवमेंट है, ये सदियों में आती है। ऐसे ही मुझे इतना दुख हुआ कि इसको एक टॉप क्वालिटी ट्रीटमेंट की जरूरत है। अरशद भाई की इंजरी की बात आप कर हाँ रहे थे। इनको यहाँ पे ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। देखिए, आपका जैसे आपने अभी बात की कि हमारा जो मेजर कंपटीशन है वो हमसाया कंट्री से है, तो हम इसको खुद क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे कि एशियन गेम्स में ये पाकिस्तान का परचम लहराए, ये चैंपियन होके वापस आए। हमें तो इस पे करोड़ों अरबों रुपया लगाना चाहिए। तो व्हाट इज द डिले? अब एग्जैक्टली मुझे बहुत अफसोस है स्पोर्ट्स बोर्ड के किरदार पे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के किरदार पे और बाकी भी जो स्टेक। मैं तो वज़ीर आज़म साहब से अपील करूंगा, सर आप बिल्कुल, आप अभी दौरों पे गए हुए हैं, आप उनको आम भेजें, उनको आम खिलाएं, लेकिन सर हमारे अंगूर खट्टे नहीं हैं, प्लीज़। हमारे जो टैलेंट है उसको तो सर आप बचाएं ना किसी तरह से। शहबाज भाई, आपके टाइम पे भी ऐसे ही होता था या यही जो अब हो रहा है, ये जो अरशद के साथ हो रहा है इससे ज्यादा बुरा हमारे एक हॉकी वाले के साथ हुआ है। अच्छा, हम 94 सिडनी जब वर्ल्ड कप जीते हैं, फाइनल मैच पेनल्टी स्ट्रोक्स पे आया, तो मंसूर गोलकीपर ने पेनल्टी स्ट्रोक बचाया और हम वर्ल्ड चैंपियन हो गए। तारीख लिखी गई। उसके हार्ट का मसला हुआ, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होना था, सिर्फ 25 लाख रुपए का खर्चा था। अच्छा, मुझे हमसाया कंट्री से फ़ोन आ रहे हैं कि इसको हमारे पास भेजो, हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। अच्छा, मैं क्या, मैं एक पेट्रियाटिक आदमी हूँ, मैं कभी भी अफोर्ड नहीं करता कि हमारे हीरोज़ पे आप पैसा खर्चें। ठीक है। वो अपने ट्रीटमेंट कराए बगैर अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। मैं उसकी तदफीन के लिए कराची गया, लेकिन इतने बेहिस लोग थे उस वक्त के कि उसके इलाज के लिए 25 लाख रुपया नहीं दिया। बदला तो आज भी कुछ नहीं। तो मैं अरशद नदीम का क्या कह सकता हूँ? अरशद नदीम तो उसके सामने कुछ भी नहीं रह गया फिर अभी। मतलब आप ये देखें कि किस तरह से अब मैं ये चाह नहीं रहा था कि ये बातें हों, लेकिन ये बातें भी करना ज़रूरी है। हम आज नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे? कहीं ना कहीं कसूर हमारे मीडिया का भी है। मैं अपने आप को कसूरवार ठहराऊंगा। हमारे पास दुनिया के हर किस्म के अलल्ले तलल्ले पे बात करने का वक्त है, एयर टाइम हमारे पास है, लेकिन जब बात आती है इनके मसाइल की, मुझे याद है कि जब अरशद ने जेवलिन थ्रो की और इन्होंने टाइटल जीता, जब नू बट ने टाइटल जीता था, हमने शादियाने बजाए हुए थे, हम लोग खुशी से पागल हो रहे हैं, हम ब्रेकिंग चला रहे हैं, हम ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, ये वो। अब बात ही नहीं कर रहा।
अब अगर वो मुश्किल अगर नदीम आज मुश्किल में है, उनकी इंजरी का मसला है, तो आज बात ही कोई नहीं कर रहा। और हम कोशिश कर रहे हैं जनाब कितने, अगर ईद शो भी है तो फिर लवी डबी बातें हो, हासा खेटा हो जाए, फिर आप अपने राह में आप मेरा नहीं। तो इस प्लेटफॉर्म को मैं इस्तेमाल करूंगा ये बात पहुंचाने के लिए आप तक, अरबाब इख्तियार तक, कि नहीं ये आपके बेटे हैं भाई, इन्होंने नाम रोशन करना है आपका। हमारे यहाँ हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि वो लोग जो कि मुल्क का नाम गलत तरीके से रोशन कर रहे हैं, यकीन कीजिए, उनको जहां वो कहते हैं उनको भेज देते हैं। वो कहते हैं जनाब कि हमने यहाँ पे नहीं रहना, तो उनका इलाज भी बाहर जाके होता है। लेकिन जो नाम हकीकत में रोशन कर रहे हैं आपके मुल्क का, आज उनके साथ ये हो रहा है, ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। बट साहब, ईद पे क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद मनाने वालों को? गुजरावाला में इस बात पे लड़ाई होती है कि डब्बा नहीं आया। लड़ाई भी इस बात पे हो जाती है। अच्छा, गुजरावाला में कुर्बानी ज़्यादा मतलब बड़े गोश्त की होती है, बड़े जानवर की होती है, और वहाँ पे अच्छा गुजरावाला में यानी आप है ना प्रॉपर एथलीट है, तो गुजरावाला में बाकी बात सही है कि बहुत खाया जाता है, पहलवानों का शहर है, रज के खाते हैं। नहीं सर, इतना भी नहीं खाते, हमने तो किसी को नहीं इतना खाते हुए यार है वैसे गलत बातें कर रहे हैं, ऐसी बात सर। वहाँ पे खाना जो है वो अच्छा खाया जाता है, अच्छा खाया जाता मतलब लेकिन इतनी तादाद में नहीं खाया जाता जो मैंने भी सुना हुआ है कि बकरे खाए जाते हैं, ऐसा नहीं खाते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं कोई चाची की चीज खाना, मशहूर ज्यादा वो मतलब खाने वहाँ के मशहूर है। तो इतने पहलवान क्यों कैसे होते हैं सर? सारी बात है। अच्छा, it runs in the blood, it runs in the gene। पर सर ऐसे ही है सर, ये इसकी वजह सिर्फ बट होना है या इसकी वजह जो है वो डाइट होना है, मुशक्कत होना है, पहलवानी होना है? नहीं, वहाँ दूसरी जो लोग भी हैं, दूसरी बरादरी है, वो भी माशाल्लाह, हमारा उधर जो कल्चर है गुजराने का, हर एक माँ बाप को शौक है कि उनकी औलाद अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, फिट हो, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि डाइट का इस्तेमाल तो फिर ज़्यादा होगा। तो मतलब आपके और भी बच्चे हैं, बेटे हैं आपके? हाँ जी, वो भी माशाल्लाह स्पोर्ट्स कर रहे हैं? हाँ जी, वो इसका छोटा भाई है, वो भी चैंपियन है, सैफ गेम का गोल्ड मेडलिस्ट है वो। अच्छा, वेट लिफ्टिंग ही कर रहे हैं वो भी? हाँ जी, वो वेट लिफ्टिंग है। अच्छा, माशाल्लाह। चलो अल्लाह ताला एक दिन ऐसा होगा कि आप दोनों भाई साथ बैठे होंगे, अल्लाह ताला उनको भी जो है उस मुकाम पे लेके जाएगा। इनका नेक्स्ट जो टारगेट वो यही है कि जो नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा, उसमें जो है 2 भाई जो है वहाँ पे गोल्ड मेडल है, और हिस्ट्री में मतलब लिखा जाए कि एक ही घर से जो है 2 मेडल आए और एक ही कंट्री से। ब्याह होना तो नहीं होना इंशाल्लाह। अच्छा चलो, वेरी गुड। शहबाज भाई, ईद के लिए क्या पैगाम है हमारे देखने वालों के लिए? मेरा तो ये है कि ये ईद तो आपको एहसास और सेक्रीफाइस का ही सबक देती है, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखें। पाकिस्तान में मैंने जो मोस्टली देखा है, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए एहसास कम है, उसका सबसे जल्दी हमें ट्रैफिक देखकर पता चलता है। अरे यार, ये बिल्कुल सही बात किया, क्योंकि आप देखें जो गाड़ी नहीं देंगे सर, जो काइंडनेस नहीं है, जो आपके आगे गाड़ियां जा रही हैं उनका हक है, उनको जाने दें, आप भी उनके पीछे जाते रहें। आप 10 की स्पीड पे हैं, फिर भी उसने आपको ओवरटेक करना है, क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस रख के गाड़ी चला रहे हैं। आप गैप रख ही नहीं सकते, कहते हैं 40 फुट का गैप हो, आप गैप रखते कोई और गाड़ी पीछे से घुस जाएगी आके उसमें। वो कई लोग हैं जो ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो बड़ा बम्पर टू बम्पर चला सकते हैं, लेकिन कई लोग इस तरह डेवलप हो जाते हैं कि वो डिस्टेंस सर, टूटती भी उन्हीं की गाड़ी जो बम्पर टू बम्पर चला रहे होते हैं, उन्हीं का एक्सीडेंट होता है। क्योंकि आप उसमें ये देखें ना, कई लोग हैं जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, कई रिक्शे हैं जो CNG पे चल रहे हैं, उनका पिकअप आपकी 70 लाख वाली गाड़ी वाला नहीं है, तो थोड़ा सा एहसास करके उनको भी जाने दें, खुद भी जाएं। और अल्लाह ने तो आपको टाइम मुकर्रर किया हुआ है, जी आपने 5:30 पहुंचना है तो आप 5:30 ही पहुंचेंगे। अगर यहाँ डिले नहीं हुआ तो किसी अगली सड़क पे आपको देर वो जो दाना वहाँ जाके आपने खाना है ना, वो उसी वक्त पे खाना है जिस वक्त आपका मुकर्रर किया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत प्यारा पैगाम था जो आपने दिया, ये बहुत जरूरी है। हमारी किसी भी माशरे की ट्रैफिक बता रही होती है वो कितना महज़ब है, उसमें कितना एहसास है एक दूसरे के लिए, उसमें कितनी काइंडनेस है, वो कितना फैसिलिटेशन करने वाला माशरा है। और यकीन कीजिए, मैं शायद उसको 1% भी ना कहूँ जो हमारी ट्रैफिक का हाल है बाहर। हम कोशिश कर रहे होते हैं बाकायदा, अगर कोई नीचे आके मरता भी है ना हमारी गाड़ी के, तो मर जाए, मुझे भी जगह जो है वो करने पड़े। बिल्कुल यही सोच है, ये बहुत गलत है। नदीम भाई, क्या पैगाम है सर? एक पैगाम तो आपको मैं आपकी तरफ देना चाहता हूँ कि नदीम भाई की इंजरी को सीरियस किया जाए, बहुत प्लीज, मेरा पैगाम है। हीरो। यस, मैं चाहूंगा कि ठीक है, बाकी हर किसी को अपनी अपनी कामयाबी मुबारक, लेकिन अगला जो है ना वो भी मेरा जो है वो मैं देखूंगा अगला मेडल दोबारा नदीम साहब को यहाँ से लेकर आए। नदीम भाई, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा पैगाम ये है कि सुनने वालों को जो ईद मना रहे हैं
और मेरे ख्याल में मैं गांव में ज़्यादा अरसा रहा हूँ और गांव में ही मैं बड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे पैदा हुआ हूँ। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है ना वो कुर्बानी करते हैं, जितना गोश्त होता है वो फ्रिज में रख लेते हैं, बाद वो बिजली चली जाती है, वो ख़राब हो जाता है, उसको बाहर फेंकते हैं। तो मैं कहता हूँ जिनके घर में कुर्बानी नहीं है वो बैठे सोच रहे होते हैं कि यार हमें हमसाया मेरा वो गोश्त मेरे घर भेजेगा, हमें कहाँ से गोश्त आएगा। और बच्चे पूछते हैं वालिदैन से कि पापा हमें जो है ना वो गोश्त कब आएगा, कौन देगा, कहाँ से आएगा। तो मेरा ये पैगाम है कि उनको चाहिए कि अपनी फ्रिजों में गोश्त ना रखें। जो आपके हमसाए हैं, आपके जो आसपास लोग हैं जिनके घर में कुर्बानी नहीं है, तो काइंडली उनके घर में जो ना वो गोश्त भेजें ताकि वो भी आपके साथ शामिल हो गए। बिल्कुल, ये बहुत 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 प्यारा पैगाम था। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई, आपने वक्त दिया। आपको ईद एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। शहबाज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त दिया। बट साहब थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू इंडीड। और सर आपसे माजरत भी कि आपको हमने जो है वो इस तरह तकलीफ दी अचानक से, बट इनको सरप्राइज देने के लिए जो आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारा ईद का प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप बने रहिए PNN न्यूज़ के साथ।